हाय स्टूडेंट, देखो बेटा, कल की क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था माय डिस्ट्रिक्ट एंड माय स्टेट, जिसमें हमने एक प्लांट की एक्टिविटी की और प्लांट से हमने डिस्कस किया कि हमारा जो पूरा महाराष्ट्र का स्टेट है वो कैसे फॉर्म होता है। तो आज की क्लास में हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपका टेक्स्ट बुक निकालना है ईवीएस का, और उसमें आपको निकालना है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 96। तो चलो पेन, आपका बुक, स्पेशली पेंसिल वगैरह आप लेके बैठ जाओ। आज की क्लास में हम माय डिस्ट्रिक्ट एंड माय स्टेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखो, ये है हमारा स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि आपको टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फाइंड आउट करना है। आई होप आपने वो फाइंड आउट कर लिया होगा। तो अभी चलो इसके बाद हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्रॉप्स कौन से हैं, कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शंस होता है। तो देखो, ये आपको रेनफॉल्स का है ना मैप दिखाई दे रहा है। 3 कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक फेंट है, एक डार्क है और एक मीडियम है। कल की क्लास में मैंने आपको समझा के दिया था कि जो डार्क कलर है इट शोज द रेनफॉल विद द हैवी, मतलब जो ये डार्क कलर के आपको पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या शोज करते हैं, ज़्यादा रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। देन द रीजन विद द मॉडरेट रेनफॉल, जो आपको ये फेंट कलर के दिखाई दे रहे हैं, मीडियम, तो वहाँ पे है ना मॉडरेट मतलब मीडियम रेनफॉल रहता है। और जो रीजन्स है जो बहुत ही फेंट कलर के दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये नासिक है या फिर पुणे है, तो वो है लो रेनफॉल, ये जगह पे बहुत कम बारिश पड़ती है। सो रीजन्स ऑफ हाई, मॉडरेट एंड लो रेनफॉल शोज ऑन द मैप। रेनफॉल हैज़ अ इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। रेनफॉल का इफेक्ट किस पे होता है, सीधा एग्रीकल्चर पे होता है। पानी अच्छा आएगा तो फार्मिंग अच्छी होंगी, और बारिश ही नहीं आएंगी तो फार्मिंग पे उसका क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। तो अभी ये पूरे रेनफॉल्स के मैप से हमें समझना है कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट में कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन लिया जाता है। देखो, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स के इमेजेस दिए हैं ना। आपके फार्म में कौन से क्रॉप्स के प्रोडक्शन होते हैं बेटा, आपको पता है? कहीं पे कॉटन होता है, कहीं पे वीट, तो कहीं पे राइस, या फिर कहीं और होते होंगे। जैसे कि ये क्या है, मेज़ है, ये हमें सनफ्लावर दिखाई दे रहा है, वीट है। तो इसी काइंड के अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्शंस कहाँ पे लिए जाते हैं, हमारे महाराष्ट्र में। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। लुक एट द मैप ऑफ रेनफॉल गिवन इन द प्रीवियस पेज एंड द टेबल ऑफ क्रॉप। नाउ विच क्रॉप्स विल ग्रो इन विच रीजन ऑफ महाराष्ट्र, अ मैप विथ द इंडेक्स इज गिवन बिलो। तो मैप्स आपको देखना है पेज नंबर 92 पे, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हाई रेनफॉल्स जो होते हैं वहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन लिया जाता है, राइस। जो ऐसे एरिया है जहाँ पे मीडियम मतलब बहुत ही कम बारिश गिरती है, वो एरियाज़ में ज्वार, तूर और सोयाबीन जैसे क्रॉप्स लिए जाते हैं। और जो सबसे कम है मतलब लो रेनफॉल, ऐसी जगह जहाँ पे कम बारिश गिरती है, वहाँ पे कौन से लिए जाते हैं, वो है ज्वार, बाजरा एंड मॉथ बीन्स। तो ये आपको नोटबुक में अच्छे से ब्लॉग बनाना है और लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका होमवर्क। इसके बाद देखो, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है ना, पेज नंबर 96 पे है। तो यहाँ पे इंडेक्स दी है, देखो, राइस, ज्वार, बाजरा, तूर, सोयाबीन और मॉथ। तो मैप से हमने दोस्ती की है ना इसके पहले के क्लास में। तो अभी बताओ मुझे कि राइस जो है वो पूरे महाराष्ट्र में से उसका प्रोडक्शन कौन से एरिया में होता है, ज्वार जो है वो कहाँ पे होता है। तो ये जो सिंबल दिए हैं ना, यहाँ पे सिंबल देख के हमें मैप में फाइंड आउट करने हैं। इसीलिए आपको मैप की अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। मैप अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको इंडेक्स समझ में आएगी, और फिर इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं जो कि एग्ज़ाम में रहते हैं। तो देखो, अभी कौन से क्रॉप्स है जो महाराष्ट्र में प्रोडक्शन लिए जाते हैं। जैसे कि द प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये तो सबको पता है कि जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शंस होता है, जो फार्मिंग में क्रॉप लिए जाते हैं, वो स्पेशली 3 चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। एक तो है क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर कैसा है,
दूसरा है सॉइल, ज़मीन कैसी है, और तीसरी है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये तीनों भी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी डिफरेंट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र गेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल, एज ए रिजल्ट देयर इज़ ए वेराइटी इन द क्रॉप्स। अभी महाराष्ट्र की पूरी प्लेसेस तो सेम नहीं है, कहीं का क्लाइमेट अलग है तो कहीं का अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अलग है, तो जो क्रॉप्स का प्रोडक्शंस है वो सेम रहेगा क्या बेटा? नहीं, वो कैसे रहेगा? डिफरेंट रहेगा। सो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड एग्रीकल्चर इन द स्टेट डिपेंड मोस्टली ऑन द रेनफॉल। हमारे महाराष्ट्र का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर है। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो क्या है? फार्मर है। और जो एग्रीकल्चर जो है वो मोस्टली किस पे डिपेंड रहता है? बारिश पे डिपेंड रहता है। दिस कॉल्ड रेनफॉल जिरायती एग्रीकल्चर। इन सम प्लेसेस वाटर ऑब्टेन थ्रू द इरिगेशंस एंड दिस इज कॉल्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर। देखो, जिस वक्त बारिश नहीं आती उस वक्त जो फार्मिंग के लिए वाटर लगता है वो कहाँ से लाया जाता है? इरिगेशन, मतलब दूसरी जगह से लाया जाता है ना, पंप के वगैरह हेल्प से, तो उसे कहते हैं एरीगेशंस। एरीगेशंस फार्मिंग भी हमारे महाराष्ट्र में बहुत जगह क्या है? अवेलेबल है। आप आपके फार्म में जाके देख सकते हो, जिस वक्त पानी अवेलेबल नहीं रहता उस वक्त जो है वो पानी एरीगेशंस करके फार्मिंग मतलब प्लांट्स को दिया जाता है। नाउ द एग्रीकल्चर सीजन दैट फॉल ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज कॉल्ड खरीफ एंड द प्लांट्स फॉल्स ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड द रबी। देखो, दो सीजन्स में लिए जाते हैं प्लांट्स के प्रोडक्शंस। सिंपल सी बात है, दो कौन से सीजन्स है? एक तो है मानसून सीज़न, तो मानसून सीज़न में जो भी क्रॉप्स लगते हैं, है ना, आपने देखे होंगे में जब बारिश शुरू होती है तो बहुत सारे क्रॉप्स लगाए जाते हैं, तो वो सीजन्स को बोलते हैं खरीफ सीज़न। देखो यहाँ पे इमेजेस भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि व्हीट है ना, पीज है, तो ये सभी जो क्रॉप्स है उसे हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। और दूसरा है दैट फॉल्स इन द विंटर सीजन, जैसे कि अभी विंटर सीजन चालू है ना, तो ये विंटर सीजन में जो भी क्रॉप्स के प्रोडक्शन लिए जाते हैं उसे हम बोलते हैं रबी सीजन। देखो बेटा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत सारे बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते, खरीफ सीजन कौन सा और रबी सीजन कौन सा। तो खरीफ सीजन कौन सा? जो मानसून पीरियड में आता है, और रबी सीजन कौन सा? जो विंटर सीजन में होता है। तो इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी ये क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे है। तो ये मैप जो है वो 97 पेज पर है। थोड़ा सा केयरफुली अगर आपको दिख नहीं रहा तो टेक्स्ट बुक में देख लो बेटा। क्यों देखना है? क्योंकि आपको उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने। देखो, इंडेक्स दी है एज इट इज़ यहाँ पे, जैसे कि हर एक इसमें होती है। इंडेक्स में देखो मैंगोज, चीकू, शुगर केन, कॉटन, बहुत सारे क्या दिए हैं? सिम्बॉल्स दिए हैं, नाम दिए हैं। वो हमें ये पूरे मैप में फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा फ्रूट्स, कौन सा प्लांट, कौन सी जगह पर मतलब तैयार किया जाता है या फिर प्रोडक्शन किया जाता है। तो अभी हमें क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो चलो, पेंसिल ली हाथ में, चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अंडरलाइन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो ग्रेप्स। तो चलो अभी हमें ग्रेप्स के लिए कौन सा एक सिंबल है? हाँ, ये एक सिंबल है। तो ये सिंबल हमें कौन सी जगह दिखाई दे रहा है? हाँ, ये देखो नासिक में है, मतलब नासिक में ग्रेप्स का क्या होता है? प्रोडक्शंस लिया जाता है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, सर्कल द नेम ऑफ कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट। ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कॉटन का प्रोडक्शन लिया जाता है? अभी लगाया है ना फार्म में कॉटन। तो देखो, अगर हम मैप थोड़ा सा केयरफुली देखें तो बहुत सारी जगह आपको कॉटन दिखाई दे रहे हैं ना। तो जो जो प्लेसेस पे ये कॉटन का सिंबल है, जैसे कि बुल्ढाना है, अकोला, वाशिम, चंद्रपुर है, ये देखो यहाँ पे बीड, औरंगाबाद है ना, जळगांव, ये सभी जगह पे हमें कॉटन का सिम्बॉल्स दिखाई दे रहे हैं ना। सिम्बॉल्स दिखाई दे रहे हैं मतलब ये सभी जगह कॉटन्स का प्रोडक्शंस लिया जाता है। अभी थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सर्कल द सिंबल ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द ठाणे एंड राइट डाउन देयर नेम्स। थोड़ा सा अलग है, सिंपल है। क्या करना है? सिंबल्स देखने हैं हमें जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलो, ये ठाणे कहाँ पे है? हाँ,
ये देखो हमें ठाणे प्लेस मिल गया। अभी इसमें कौन से सिम्बॉल्स दिए हैं, ये देखो ये एक सिम्बॉल्स दिया है, वो सिम्बॉल्स किसका है, वेजिटेबल्स का है ना। तो यहाँ पे किसका प्रोडक्शंस होता है, वेजिटेबल्स, है ना। सिंपल क्वेश्चंस। तो आपको अभी 3 मैंने सॉल्व करके दिए, 4, 5 ये आपको अपनी मन से मैप देख के सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी है बेटा, ट्राई करो आप। नाउ ऑल द क्रॉप्स शोन अबाउट द बेस ऑन इरिगेशन, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड द सॉइल। जो अलग अलग तरह के मैप्स में जो प्रोडक्शंस दिखाई दिए हैं ना, वो सभी किस पे डिपेंड रहते हैं, क्लाइमेट और दूसरा सॉइल। दे आर ऑल्सो नोन एज अ कमर्शियल और कैश क्रॉप्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज। ये सभी जो भी क्रॉप्स हैं ना, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, कॉटन्स हो, वो कमर्शियली मतलब व्यापार में यूज़ किए जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सेल किए जाते हैं और फिर उसे लोग खरीदते हैं। इसी तरह पूरे महाराष्ट्र में कमर्शियल क्रॉप्स चलता है। तो इसे मतलब उगाने के लिए किसका यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। तो देखो यहाँ पे दिए हैं, आपने देखा ऐसे आपके पेरेंट्स को मतलब पीठ पे एक ऐसा पिंप वगैरह लिए और वो स्प्रे करते, उसे हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स हैज राइजन। मतलब डे बाय डे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो केमिकल पेस्टिसाइड्स, रासायनिक खत जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं। बट हाउ एवर दिस रिजल्ट इज ग्रेटर फॉर द सॉइल पोल्यूशन। कभी ना कहीं मतलब वो प्लांट्स के लिए अच्छे हैं उतने, बट इससे क्या होता है, नुकसान कौन सा होता है, जो हमारी ज़मीन है उसका क्या होता है, पोल्यूशन होता है। सो वी शुड यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रैंगली। मतलब इसीलिए हमें जो भी केमिकल फर्टिलाइजर से, देखो ये 2 हमें यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये उनके फार्म में ऐसा हाथ में पाइप लेके क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जो है वो स्प्रे कर रहे। इससे इसके ऊपर जो भी इंसेक्ट रहते वो मर जाते, पर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मीन्स स्प्रैंगली मीन्स बहुत कम उसका यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शुड बी मोर यूज एंड इन दिस वे वी विल बी एबल टू प्रिवेंट हार्मफुल टू अवर एनवायरमेंट। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के अलावा हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खत, नैसर्गिक खत हम जिसे बोलते, वो हम घर में बना सकते हैं और उसका भी यूज़ करके हम प्लांट्स को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो बताओ अपने घर में ये बात, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने को बोलो। सो अभी देखो डिविजन्स देखने हैं हमारे महाराष्ट्र के, कि महाराष्ट्र जो है वो 6 इसमें डिवाइड होता। अभी आप बोलोगे कि तो पूरा एक ही मैप है, मैप एक ही है, पर इसको 6 इसमें डिवाइड किया है। जैसे कि कोकण, पुणे, अमरावती, नासिक, औरंगाबाद एंड नागपुर, ये 6 विभाग है, प्रशासकीय विभाग हमारे महाराष्ट्र के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो भी जीके के क्वेश्चन एग्जाम्स रहते ना उसमें आते। तो कौन से हैं, ये कोकण, दिस वन इज पुणे, उसके बाद ये देखो ग्रीन कलर का अमरावती, उसके बाद ये पिंक कलर का नासिक, और ये ब्राउनिश कलर का औरंगाबाद, और ये जो येलोइश कलर का है वो है नागपुर। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नागपुर। और हर एक डिवीज़न में 4-5 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर एक विभाग बनता है। तो देखो यहाँ पे दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सिर्फ मैप दिए हैं और यहाँ पे मैप दिया है। तो आपको क्या करना है, ये एग्जैक्टली शेप देखना है कि वो कौन से प्रोविजंस का है, विभाग का है, और आपको फिर वो नाम लिखना है। ठीक है बेटा, कर पाओगे, इतना इजी है। उसके बाद देखो महाराष्ट्र के जैसे 6 विभाग है, वैसे ही कुछ रीजनल क्या है, डिवीज़न है। तो वो है कोकण, खानदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा एंड देश। देखो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिसकी भाषाएं मराठी रहती, पर थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग रहता। अगर हम मराठवाड़ा देखें तो वो साइड के लोग थोड़ी सी अलग टाइप की मराठी बोलते, विदर्भ के हमारे वराडी भाषा बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, कोकण, मराठवाड़ा, खानदेश, देश एंड विदर्भ, ये सभी क्या है, ये महाराष्ट्र के रीजनल विभाग है। और इसमें से आप किस में रहते बेटा, हम तो
विदर्भ में रहते हैं ना, विदर्भ जहाँ पे वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ऐसे पूरे 5 विभाग मिलके हमारा महाराष्ट्र तैयार होता है। तो देखो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि लैंग्वेजेस देखनी है कि महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म ऑन 1 मई 1960। बहुत सारे बच्चे भूल ही जाते हैं कि हमारा महाराष्ट्र कब तैयार हुआ, तो आपको डेट याद रखनी है। चलो अंडरलाइन करके रखो, 1 मई 1960। स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अभी इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हर एक की स्थापना अलग अलग हुई है, हर एक की लैंग्वेजेस अलग अलग है। सो मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज़्यादातर मतलब बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, मराठी, और इसीलिए मराठी जो है वो क्या है, स्टेट लैंग्वेज है। सो इन महाराष्ट्र देयर इज़ अ सिमिलरिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी इन द लैंग्वेजेस। वो ऐसे बोलते हैं कि अगर हम 4-5 किलोमीटर दूर गए तो वहाँ पे भाषा बदल जाती है, तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम हर एक अलग अलग डिविजन्स में जाएंगे, वो है तो महाराष्ट्र में ही, पर लैंग्वेजेस कैसी है, अलग अलग है। तो देखो कौन सी है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मराठी वैरीज इन द डिफरेंट रीजन्स, वी सी अ वैरायटी इन द डायलेक्ट्स दे आर स्पोकन एंड वी शुड वेलकम दिस डाइवर्सिटी। देखो हमें किसी की भाषा के लिए हंसना नहीं चाहिए कि वो देखो वराडी भाषा है तो उसकी कैसी है, वो कोकण में रहता है तो उसकी भाषा देखो कैसी है, एक आधी परभरनी साइड में रहता है तो उसकी भाषा कैसी है, तो हमें वो हंसना चाहिए क्या, नहीं। तो वी शुड ऑलवेज वेलकम दैट डाइवर्सिटी। देखो कोकण जो साइड है ना, वहाँ के लोग कोकनी, मालवनी ये भाषाएं बोलते हैं। विदर्भ जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, हमारी भाषा कौन सी है, वराडी, और जो खानदेश साइड है वहाँ की भाषा है अहिरानी। सो गोमती, कोलामी, कोरकू, दीज आर ऑल्सो ट्रेडिशनल डायलेक्ट्स ऑफ द आदिवासी ट्राइब्स इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जगह पे होने की वजह से वहाँ की भाषा में क्या है, विविधता है। देन नाउ वी सी द अबाउट द फेस्टिवल्स। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, हर एक मंथ में 1 या 2 तो हम सेलिब्रेट करते ही है ना। तो जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, ईद है, होली है, पोला है, नागपंचमी है, द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग, है ना। तो देखो कौन से फेस्टिवल हैं, वी फाइंड वेराइटी ऑफ फेस्टिवल इन आवर स्टेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ट्रेडिशंस। हर एक जाति धर्म के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो इसी वजह से जो फेस्टिवल है वो भी हम अलग अलग तरीके के सेलिब्रेट करते हैं। सो एवरीवन सेलिब्रेट दिवाली, दसरा, क्रिसमस, ईद। इन द कोकण रीजन फेस्टिवल सच एज नारळी पूर्णिमा, होली एंड गणेश फेस्टिवल्स आर मेनली सेलिब्रेटेड। जैसे कि महाराष्ट्र 6 डिविजन्स में डिवाइड होता है, वैसे ही हर एक विभाग में कोई एक अलग अलग तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे कि दिवाली है, दसरा है, क्रिसमस है ना, अभी दिवाली ख़त्म हुई है ना, अभी 1-2 महीने के बाद कौन सा फेस्टिवल आएगा, होली आएगी। सो इन द प्लेट्यू रीजन्स पीपल सेलिब्रेट सच एज दसरा, दिवाली एंड बेलपोला एंड बिग स्केल, है ना। बेलपोला तो हम कितनी धूमधाम से मनाते हैं ना, छुट्टियाँ रहती है उस दिन स्कूल को 2 दिन। उसके बाद है वी सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त एंड 26 जनवरी ऑल ओवर द कंट्री विद द ग्रेट इंथुजियाज्म। ये सारे फेस्टिवल्स के अलावा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, है ना, 26 जनवरी, वो भी फेस्टिवल हम ना केवल महाराष्ट्र बट पूरे कंट्री में उतने ही अच्छे से उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हो गए हमारे महाराष्ट्र के अलग अलग फेस्टिवल्स। तो आपको नाम पता है, दिवाली, दसरा, ईद, क्रिसमस, होली या फिर और, तो यहाँ पे सिर्फ 4-5 दिए हैं ना। आपको क्या करना है, इसके अलावा हम कौन से छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं जो घर में सेलिब्रेट करते हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है। और सबसे लास्ट में है हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज जो काफ़ी इजी है। देखो, विच पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र ग्रोस ऑरेंजेस। ऑरेंजेस का प्रोडक्शंस लेने वाला हमारे महाराष्ट्र का कौन सा है, तो मुझे आंसर पता है, आपको भी पता है, तो आपको राइट डाउन करना है। विच पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ग्रो द क्रॉप्स ऑफ कोकोनट। मेंशन द डायलेक्ट्स ऑफ मराठी स्पोकन इन योर लोकेलिटी। आपके सराउंडिंग में कौन से टाइप्स की मराठी भाषा बोली जाती है
वो आपको लिखना है। विच रिवर इज ईस्टर्न महाराष्ट्र फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ। विच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ग्रोज ज्वार, ज्वारे का प्रोडक्शंस लेने वाले कौन से डिस्ट्रिक्ट से। वाई इज द 1st May सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट, 1st ऑफ मे हम हमारे स्टेट में क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे आखिरी आपकी पसंदीदा चीज़, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल। सबको पसंद है ना पिक्चर्स निकालना, तो लास्ट में आपको आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है उसकी आपको अच्छे से एक पेंटिंग बनानी है। तो ये हो गई हमारे क्लास की चैप्टर की एक्सरसाइज। तो देखो बेटा, जो हमारा 15 चैप्टर है ना, माय डिस्ट्रिक्ट एंड माय स्टेट, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा। एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। इसके बाद का जो 16 चैप्टर है, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। सो डू योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।